नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या दे रखा है बच्चों? अध्याय 4 में दे रखा है हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। इससे पहले आप लोग का 3 अध्याय जो है, तीनों अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा दिए हैं, साथ में उसके पाठ के प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। वन शॉटेड सभी वीडियो है, जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें, आप लोग का सिविक्स का जो किताब था पूरा किताब पढ़ा चुके एकदम जबरदस्त तरीका से, और प्रश्न उत्तर जो पाठ का जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो भैया नहीं देखिएगा तो आपकी गलती है ना, तो इसलिए अभी ही जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। हालांकि पहले ये वीडियो भाई आप लोग देख लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें एसएसटी पेपर जो सामाजिक विज्ञान का जो भी किताब है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ये सब ना सर समझ में नहीं आता। भाई रुको, ठीक है, आज ना आप 15 मिनट इस वीडियो को देखना, ठीक है। ऐसे 15 मिनट आप लोग गाना सुनने में लगा ही देते हो ना, तो 15 मिनट कम से कम देखना इस वीडियो को, और तब जाके आपको लगेगा कि भैया नहीं समझ में तो आ रहा है, ठीक है। आप आते हैं तुरंत भाग जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। कहते किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसको समय देना पड़ता है, ठीक है। समय दीजिएगा तभी तो जाके आप समझ पाइएगा, है कि नहीं। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं चौथा अध्याय, हमारी वित्तीय संस्थाएं। ये अध्याय बहुत ही जबरदस्त अध्याय है, ठीक है। इस अध्याय में आप लोग को बैंक के बारे में जानकारी मिलेगा कि बैंक से किस प्रकार से लोन लिया जाता है, ठीक है, और लोन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, नहीं होते ये भी। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये तो आप लोग सभी बच्चे देखे होंगे, क्योंकि ये जो है समूह है, जिसे क्या बोला जाता है, गांव में बोला जाता है ग्रुप। ग्रुप में देखते हैं ना महिला सब जो है 10 टकिया 20 टकिया ग्रुप होता है, जो महिला सप्ताह में जाके जमा करती है। ये क्या है, एक समूह है। तो इस समूह के बारे में भी हम लोग जानेंगे, साथ में बैंक के बारे में अच्छी तरह से इस अध्याय में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो भैया आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम दिमाग में तोड़ तोड़ के एक एक चीज को मैं घुसा दूंगा, और इसी वीडियो में यह अध्याय जो आप लोग का पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वन शॉटेड वीडियो है। ओके, तो भाई अब शुरू करें, शुरू कर दें। चलो भाई आप लोग तैयार हो जाओ एकदम जबरदस्त तरीका से, लेकिन 10 से 15 मिनट जरूर वेट करना, ठीक है, तब जाके और जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। आइए, सबसे पहले जो अध्याय का नाम था हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो सबसे पहले भैया ये हमें समझना होगा कि वित्तीय संस्थाएं कहते किसको। देखो भाई, देखो जब सामाजिक विज्ञान का कोई भी पेपर आप पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग कंस्टेंट करके देखना, कोनो चीज़ कोई भी चीज़ को ना आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में कब नहीं आता है, जब आपको दिलचस्पी नहीं होती है, दिलचस्पी बढ़ाना होगा मेरे भाई। ओके, आ जाओ, जबरदस्त तरीका से समझाते हैं। तो वित्तीय संस्थाएं, हालांकि 10th के बच्चे को पता भी नहीं होगा सर वित्तीय संस्थाएं क्या होता है कि नहीं। एक बात बताओ बच्चों, वित्तीय संस्थाएं किसको कहते हैं अगर पूछ दे तो आप लोग कहेंगे सर क्या होता है वित्तीय संस्थाएं। एक एक चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे एकदम जबरदस्त तरीका। अब देखो भाई, पैसे की जरूरत होती है ना इंसान को, कमाते हैं ना, देखते हैं आपके पिताजी जो है काम करके पैसे लाते हैं, तो कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। मतलब आपके एक दिन का घर का खर्चा, अगर पिताजी आपके 500 रुपया कमाते हैं और 400 रुपया पर डे आपका घर का खर्चा है, एक दिन का खर्चा है, तो 100 रुपया आपका बच जाता है। तो बचे हुए पैसे क्या करते हैं, शेविंग, मतलब सेविंग करते हैं, उसे अकाउंट में डाल देते हैं, बैंक में रख देते हैं, ताकि कभी भी परिस्थिति अगर खराब हो तो उससे पैसा निकाल के हम कोई भी काम कर सके। तो वो जो है बैंक में पैसा दे दिए। अब बताओ बच्चा, बैंक में अगर पैसा रहेगा ना तो वो धीरे धीरे ना बढ़ता, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए लोग जो है बैंक में पैसे को रखता है कि नहीं जी, समझते हैं कि नहीं, ये चीज समझते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, कभी जरूरत लग जाए, अगर आप बैंक में खाता खुला लेते हैं तो आप उनका एक ग्राहक हो गए, और ग्राहक को कभी भी किसी परिस्थिति में अगर दिक्कत हो रहा है तो बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है, लोन समझते हैं ना, लोन दे देता है, ठीक है, ग्राहक को। बहुत सारी चीजें इस अध्याय में हम लोग कवर करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। यहाँ समझिए, वे सारी संस्थाएं जो मुद्रा से संबंधित कार्य करता है उसे ही वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है कि नहीं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, केंद्रीय बैंक कौन से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। बच्चों बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनका अकाउंट खुला होगा, किसी का यूनियन में, किसी का एसबीआई में, किसी का ग्रामीण में, पोस्ट ऑफिस वाला बैंक भी है ना, पोस्ट ऑफिस वाला में अकाउंट आप लोग का खुला होगा। तो सभी बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। सब बैंक जो है, सब बैंक का खाता कहां खुलता है? तो आरबीआई में खुलता है। अब इसमें जो है अपना लोग का खाता नहीं रहता, ये बैंक वाला, जैसे यहां पे हो गया यूनियन, पीएनबी, एसबीआई, ये सब बैंक का खाता कहाँ रहता है? आरबीआई में रहता है। ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत? जो रुपये पैसा, जो मुद्रा का कार्य करता है, उसे ही वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो एक चीज समझ में यहां आ गया आप लोग को, वे सारी संस्थाएं जो मुद्रा से संबंधित, मुद्रा से रिलेटेड जो कार्य करता है, उसे ही क्या कहेंगे? वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। आई होप ये क्लियर। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर दूसरा भाषा में कैसे हम इसको जवाब देंगे? समझिएगा, वित्त की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्त का मतलब होता है क्या? रुपया पैसा। क्या होता है? रुपया पैसा। ठीक है, वित्त का मतलब सीधी से अपने भाषा में समझो तो रुपया पैसा की जरूरतों को जो पूरा करती है या मुद्रा से संबंधित जो कार्य करता है, उसे ही वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। और वित्त का मतलब रुपया पैसा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्था को क्या बोला जाता है? वित्तीय संस्था बोला जाता है। दो तरह से आपको समझा दिए, जो याद रहेगा आप लोग चिपका दीजिएगा। मुख्यतः ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होते हैं और देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो देश का केंद्रीय बैंक है उसको ही क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और के दिशा निर्देश अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे समझना, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके तहत इधर आ गया आपका एसबीआई, ठीक है, पीएनबी, ठीक है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई न होता है जी, हाँ। अब आपका आ जाता है ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये सभी जो बैंक है, ध्यान समझिएगा, ये सभी बैंकों का खाता कहाँ होता है? आरबीआई में। और आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार इसी के ये सभी नियम को यहां से लागू करता है। बाकी सब ये सब क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। मतलब ये सब जो है यहीं से नियम बनाता है। आरबीआई के निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर ये सभी बैंक जो है काम करते हैं। तो आरबीआई को क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? आरबीआई का। आरबीआई को सरकारी बैंक कौन हो गया आपका? आरबीआई हो गया। आरबीआई हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज समझ में आया? वित्तीय संस्थाएं किसको कहते हैं? फिर से एक बार, ठीक है, वे सारी संस्थाएं जो मुद्रा से संबंधित कार्य करता है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। वित्त की इन आवश्यकता, वित्त मतलब रुपया पैसा की, इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाओं को क्या बोला जाता है? वित्तीय संस्थाएं बोला जाता है। बैंकों का बैंक किसे बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है। देश के केंद्रीय बैंक किसको बोला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश अनुसार जो है बाकी सभी बैंक जो है कार्य करते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हुआ मेरे भाई? हुआ ना? चलो, इतना समझ गए तो समझिए आप पूरा किताब का अध्याय जो है ये अध्याय समझ जाइए, बहुत आसान सा है। अब उसी में आ गया बच्चों, मैंने आपको बताया वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। अब आता अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो भारत के केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में स्थापित मापदंडों द्वारा समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, ये सभी जो बैंक हैं किसके अंतर्गत काम करते हैं? आरबीआई के अंतर्गत काम करते हैं। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं में कौन आ गया? ये सब आ गया। जैसे कि इधर हो गया आपका
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। दूसरा यहाँ और लिख लेते हैं आपका बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और राज्य एक और है, देखो बहुत सारी है, उतना एग्जाम्पल नहीं दे सकते ना। राज्य भूमि विकास बैंक, ये सब जो है क्या है, अर्ध सरकारी बैंक है। क्या है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। ये सब क्या है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। ओके, तो आपने समझा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था किसको कहते हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो भारत के केंद्रीय बैंक, जो आरबीआई है, आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में स्थापित मापदंडों द्वारा समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, ये सभी बैंक क्या है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गया बच्चा, किसी को कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए आगे समझते, बहुत आसान है मेरे भाई। एक और आ जाता है यहाँ पे सूक्ष्म वित्तीय संस्था है बच्चों। मैंने जिसके बारे में चर्चा किया, जिसे कहते हैं आप लोग ग्रुप वाला, ठीक है। ग्रुप में जो है महिला आ जाती है 10 रुपया लेके, 20 रुपया लेके। हालांकि ये बहुत अच्छी संस्थाएं होती हैं जहां पे आप 10-20 रुपया जमा कर करके एक अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। मान लिया जाए कम से कम 50,000 रुपया का जो धनराशि है यहाँ से प्राप्त कर लेते, वो भी कम लागत में। ऋण जो है, ऋण अगर आप लोग यहाँ, तेरी की गलत लिखा है, चलो यहां से जो है पैसा जो है निकालिए। पैसा जैसे निकाले, अब इसका जो सूद है, सूद क्या होगा बच्चा, कम होता है। सूद जो है कम होता है, ठीक है। और ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये 1 साल के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। ओके, ये वाला पैसा। लेकिन एक चीज होती है कि मिल जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, महिला लोग जो पैसा जमा करता है, ठीक है, सब महिला पैसा जमा किया। 1 महीना मान लिया जाए किसी महिला को दिक्कत हो गया किसी भी प्रकार का, तो वो महिला समूह से, या ग्रुप जिसको बोला जाता है, समूह से 50,000 रुपया उठा लेता है, ठीक है। बाकी सभी महिलाओं का ही पैसा वो होता है, ये जो जमा करती है डेली का 50,000 रुपया उठा लेता है। तो ये जो है बोल देता है 6 महीने में देंगे, बहुत कम सूद में ये पैसा मिलता है। तो ये जो होता है कहाँ पे होता है, समझिएगा, छोटे पैमाने पे गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहती है। बहुत सारी संस्था ऐसे हैं। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसको कहेंगे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो भाई आगे बढ़े ना जी, आ जाओ। अब देखो वित्तीय संस्था के प्रकार, अब हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय संस्था के प्रकार। हालांकि मैंने इससे पहले आपको बता दिया क्या, वित्तीय संस्था किसको कहते हैं, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था किसको कहते हैं। तीसरा मैंने बताया सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किसको कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, कवर हो गया। आगे अब मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। अब यहां पे समझना मेरे भाई कि वित्तीय संस्था के प्रकार, ठीक है। तो वित्तीय संस्था जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, ठीक है। एक नेशनल, एक स्टेट। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय मतलब देश के लिए, ठीक है। और राज्य मतलब क्या हो गया, राज्य के लिए। राज्य स्तर पे जो काम कर रहा है, जो राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं और जो देश की वित्तीय संस्थाएं हैं, तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, ये 2 होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो वित्तीय संस्थाएं जो है 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है। तो अब जो है हम लोग यहां से कहानी को शुरू करेंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय
वित्तीय संस्था पढ़ लेते हैं, उसके बाद राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था पढ़ लेंगे। ओके, आइए सबसे पहले राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पढ़े। ऐसी वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय के बारे में हम बता चुके हैं मेरे भाई, कितना बार बोले, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो राष्ट्र स्तर पर वित्त का प्रबंध करती है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहलाती है। वित्त मतलब मैंने आपको बताया ना, रुपया पैसा संबंधित, ठीक है, रुपया पैसा संबंधित जो कार्य करता है, ठीक है, ऐसी वित्तीय संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे, ठीक है, वित्त का प्रबंध करता है, उसे ही राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। तो अब जैसे देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये बड़ा बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया जिसे सीबीआई बोला जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पीएनबी इसको बोला जाता है, इलाहाबाद बैंक, ये सब जो है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं की बैंक हैं, जो बड़ी संस्थाएं। ये क्या है, एसबीआई का थोड़ा कम बड़ा बैंक है, सॉरी कम बड़ा बैंक मत समझिए, वो बहुत बड़ी बैंक है, ठीक है। अब ये जो बैंक है, ये सब क्या करते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं में है। बात नहीं समझ में आया यहाँ पे, ये देखिए, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंध करती है, वित्त का प्रबंध करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, सड़क बनाना है, ठीक है, सड़क बनाना है, रोड बनाना है, पुल बनाना है, तो इन सब बड़ा बड़ा उद्योग खोलना है, उसके लिए लोन जो प्रोवाइड करता है, ऋण जो प्रोवाइड करता है, कौन करता है, एसबीआई करे, एसबीआई करे या सीबीआई करे या पीएनबी करे, ये सब बैंक जो है उसको लोन प्रोवाइड करता है। तो सभी बैंक का अलग अलग लोन देने का, ऋण देने का भी होता है, जिसका जितना औकात होगा, जिसका जितना खाता। अगर देखा जाए तो अभी देखिए, एसबीआई में सबसे ज्यादा खाताधारी है, ठीक है, एसबीआई बैंक में। ओके, अब यहाँ पे है कि इसके दो प्रमुख अंग हैं, ठीक है, इसके जो है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दो प्रमुख अंग हैं, ठीक है। एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार, जो अल्पकालीन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक है। अल्पकालीन का मतलब हो गया कम समय के लिए। अब देखो, भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है, इंडियन कैपिटल मार्केट, ये जो होता है दीर्घकालीन देता है। दीर्घकालीन मतलब बहुत समय के लिए, अधिक समय के लिए, ठीक है, अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए देता है। ओके, और ये जो होता है कम समय के लिए। अल्पकालीन का मतलब, अल्प मतलब कम समय के लिए। ओके, तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसको कहते हैं, अगर पूछे तो ऐसी वित्तीय संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रबंध करे, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। अब जैसे मैं पूछ दे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब क्या है, राष्ट्रीय वित्त का संस्था है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक इनके दो प्रमुख अंग होते हैं राष्ट्रीय वित्त संस्था का, एक भारतीय मुद्रा बाजार, एक भारतीय पूंजी बाजार। अब ये जो होता है अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए ऋण प्रदान करते हैं, और दीर्घकालीन मतलब ये जो होता है पूंजी बाजार जो है अधिक समय के लिए, मतलब ये 1 साल के लिए करेगा तो 10 साल के लिए भी कर सकता है, 20 साल के लिए भी कर सकता है। तो पहले हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके हम लोग भारतीय पूंजी बाजार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत जी नहीं ना, आ जाओ। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो मेरे भाई, भारतीय मुद्रा बाजार को 2 भाग में बांटा गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं को 2 भाग में, मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया। तो कौन, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, ठीक है। दूसरा आपका आ गया भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, भारतीय मुद्रा बाजार को जो है 2 भाग में बांटा जाता है, एक संगठित, ठीक है, एक संगठित और दूसरा
असंगठित ना, असंगठित, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो ये जो है, अब यहां से एक और चीज बताते हैं। वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। कौन? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वित्तीय, वित्तीय संस्था। दूसरा आपका हो गया राज्य वित्तीय संस्था। याद रखना आप लोग, इसलिए बता रहे हैं। वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य वित्तीय संस्था। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था किसको कहते हैं? राष्ट्र स्तर पर वित्त का प्रबंध करना ही राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। और उसमें देखो अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो है दो प्रकार का होता है, मुद्रा, भारतीय मुद्रा बाजार, ठीक है, और भारतीय पूंजी बाजार। ओके, तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है यहाँ पे आके दो प्रकार का हो जाता है, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखिए भारतीय मुद्रा बाजार में जो है संगठित हो जाता है और एक असंगठित हो जाता है। जो सरकार तथा आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? संगठित बैंक बोला जाता है, संगठित, ठीक है। जो भारतीय मुद्रा बाजार दो प्रकार के दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक संगठित एक असंगठित। जो सरकार तथा आरबीआई के द्वारा संचालित करता है उसे गवर्नमेंट वाला बोलते हैं ना, एक इसको क्या बोलेंगे? नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। असंगठित में क्या होता है? जो सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, जैसे कि साहूकार हो गया, रिश्तेदार हो गया, ठीक है। तो साहूकार वगैरह से जो, अगर कोई भी बैंक से अगर आप पैसा लेते हैं, अगर बैंक से कोई भी आप पैसा लेते हैं तो पैसा लेते हैं उसका जो है एक नियम होता है, एक नियम होता है, और वो जो है आपको नियम के अनुसार ही पैसा का भुगतान करवाएगा, नियम के अनुसार ही पैसा का क्या करवाएगा? भुगतान करवाएंगे। अगर बोल दे कि 8% लेंगे तो 8% लेगा, अगर बोल देगा कि 2% लेंगे तो उस लोग का निश्चित चीजें रहता है। लेकिन ये जो है आपका साहूकार हो गया, ये 100 में 8 रुपया भी ले सकता, 8%, 10%, ये सूद जो है ज्यादा लेता है। तो संगठित में एक जो होता है नियम अनुसार से क्या लिया जाता है? पैसा लिया जाता। और संगठित में जो रिश्तेदार से पैसा लीजिएगा वो सब अपने मन मर्जी के हिसाब से आपको दे सकता है। हो सकता है रिश्तेदार अच्छा हो तो कहेगा इसे ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे जो आप लोग ने क्या समझा, भारतीय मुद्रा बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक संगठित एक असंगठित। संगठित जो भारत सरकार, ठीक है, जो सरकार या आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार संचालित किया जाता है। दूसरा असंगठित जो सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता है, जैसे साहूकार, रिश्तेदार, इसको सरकार थोड़े चलाता है, ये लोग तो अपने मन के पैसा होगा देने का देगा, नहीं तो नहीं देगा। ओके, ये चीजें क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है संगठित बैंक। अब देखो यहीं पे जो है मैंने आपको जो बताया संगठित असंगठित, अब यहाँ पे ये जो है पुर्चा और खुलेगा, ठीक है, ये पर्ची और खुलेगा। संगठित भारतीय, मैंने यहां से समझा रहा हूं आप लोग को। वित्तीय संस्था दो प्रकार का, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था भी फिर यहाँ पे आके दो प्रकार का हो गया। कौन? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार दो प्रकार के, संगठित और असंगठित। तो संगठित हम लोग पढ़ेंगे, फिर असंगठित पढ़ेंगे। तो संगठित देखिए, संगठित समझिए, संगठित बैंक प्रणाली 3 प्रकार का होता है। तो सभी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, तीनों प्रकार के। तो पहला हो गया आपका संगठित में केंद्रीय बैंक, जिसे बोला जाता है आरबीआई बोला जाता है। क्या है? ये संगठित बैंक है, ठीक है, आरबीआई है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और भारत का सरकारी बैंक है, भारत का सरकारी बैंक है, तथा जिसका स्थापना 1935 में हुआ था। सभी बैंकों का खाता इसी बैंक में होता है। पहला संगठित बैंक कौन सा हो गया? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक में कौन सा हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में ही। इससे पहले 1935 ईस्वी में हुआ, तो इसका मतलब आज़ादी से पहले हुआ।
ठीक है, क्या हुआ आज़ादी से ये पहले हुआ, ठीक है, अंग्रेज लोग का ही दिया हुआ है, बाकी हम लोग संचालित अब हम लोग संचालित कर रहे हैं, क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ? भारत आज़ाद कब हुआ? आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जन 1950 ईस्वी को क्या हुआ? संविधान लागू किया गया था, संविधान लागू किया गया था, ठीक है। और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, ओके। ये सब चीज हो गया। अब देखो भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? एक और प्रश्न आ जाता है, पूछ देगा, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई, ठीक है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई, ठीक है। और भी प्रश्न है, मैं आपको बार बार बताता हूं। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, ठीक है। ये सब प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ये हो गया। और भी चीजें आगे हम जितने जाएंगे और भी प्रश्न को देखते चलेंगे। तो संगठित बैंक किसको कहेंगे? इधर मोर्चा नहीं संभालना है, ठीक है। ये सब ऐसे बोल दिए याद रखने के लिए आप लोग को। तो यहां से आप लोग ने क्या समझा? वित्तीय संस्था दो प्रकार का, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कितना प्रकार का? दो प्रकार का, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार दो भाग में विभाजित किया जाता है, एक संगठित एक असंगठित। तो संगठित जो है, संगठित बैंक प्रणाली को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, 3 प्रकार का है संगठित बैंक प्रणाली जो है, 3 प्रकार का है। तो पहला हो गया आपका केंद्रीय बैंक, दूसरा हो जाएगा वाणिज्य बैंक जिसे कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है, ठीक है, जिसे कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। जैसे आरबीआई के अलावा सभी वाणिज्य बैंक में आते हैं। जैसे वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, ठीक है। वाणिज्य बैंक द्वारा बैंकिंग वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के अलावा इधर जो हो गया एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई हो गया, आपका पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है। और भी बहुत बैंक है, एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, ठीक है। ये सभी बैंक जो है आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया। कौन सा बैंक हो गया? कॉमर्शियल वाणिज्य बैंक हो गया, जो आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करता है, ठीक है। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। और ये सभी बैंक का खाता कहाँ खुला है? आरबीआई में खुला होता है। तो वाणिज्य बैंक आप लोग समझ गए। पहला जो संगठित, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? संगठित बैंक प्रणाली 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय बैंक, खुद एक सरकारी बैंक, जो सरकारी बैंक इसको कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई, ठीक है। इसका स्थापना 1935 में हुआ था, ओके। तो वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई के अलावा सभी बैंक वाणिज्य बैंक में ही आता है। और वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग वित्तीय क्रियाओं का संचालन किया जाता है और आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार ही इसे चलाया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए चौथा समझते हैं, सहकारी बैंक। एक होता है सहकारी बैंक, आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील होते हैं उसे सहकारी बैंक कहते हैं। ये राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। आपसी सहयोग, 10-20 गो आदमी जो है मिल के एक वित्तीय संस्था खोल लेता है, जैसे ग्रुप समूह वाला होता है ना, सेम उसी प्रकार से, ओके। तो ये हो गया आपका सहकारी बैंक। और ये जो चलाने का कार्य करते हैं राज्य स्तर, ये सरकार जो है इसे चलाते हैं, ओके। आइए अब आता है दूसरा पॉइंट जो था मैंने यहां पे आप लोग को बताया। चलो भाई, पूंजी बाजार।
तो फिर से एक बार रिवीजन यहां पे, वित्तीय संस्था दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। पहला कौन हो गया? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, ठीक है। दूसरा कौन हो गया आपका? राज्य स्तर वित्तीय संस्था, ठीक। अब यहां पे आइए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था दो प्रकार का। भारतीय मुद्रा बाजार, क्या था ना भाई, मुद्रा बाजार ही था ना, हाँ चलो देख लेते एक बार, मिस्टेक ना हो जाए। राष्ट्रीय मुद्रा बाजार, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे पहला इसका हो गया भारतीय मुद्रा बाजार, ठीक है। दूसरा हो गया भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, भारतीय मुद्रा बाजार दो प्रकार का, ठीक है। कौन कौन से? संगठित, दूसरा हो गया असंगठित, ठीक है। संगठित जो है यहाँ पे आप समझो, संगठित बैंक प्रणाली, बैंक तीन प्रकार का, ठीक। पहला कौन? केंद्रीय बैंक, ठीक है। याद रखना आप लोग को, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं, केंद्रीय बैंक जिसे आरबीआई बोला जाता है, ठीक। दूसरा हो गया वाणिज्य बैंक जिसे कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, और तीसरा हो गया क्या था, पढ़ाए थे आपको अभी जस्ट, सहकारी बैंक, ठीक है। सहकारी बैंक, ये चीजें मैं आप लोग को क्लियर करवा दिया हूं। वित्तीय संस्था दो प्रकार के, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था दो प्रकार के, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार, ठीक। भारतीय मुद्रा बाजार दो प्रकार के, संगठित और असंगठित। संगठित में आ गया केंद्रीय बैंक और दूसरा हो गया वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक, ओके। ये चीजें आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे जो है संगठित और असंगठित समझा चुके हैं, ठीक है। संगठित में असंगठित में जो हो गया रिश्तेदार वगैरह हो गया, इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता ही दिया है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, ये सब हो जाता है। आई होप ये चीजें ना याद रखना आप लोग को, ठीक है। और कुछ है नहीं। अब हम लोग बच्चा क्या पढ़ेंगे? भारतीय पूंजी बाजार पढ़ेंगे। इसका तो पूरा कहानी आप लोग को समझा दिए, ठीक है। अब हम लोग भारतीय पूंजी बाजार पढ़ने वाले, ओके। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा यहीं पे तो है, भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन होता है। मैंने आप लोग को बताया था ये क्या होता है? अल्पकालीन होता है। ये क्या होता है? अल्पकालीन होता है, कम समय के लिए होता है। और ये जो होता है दीर्घकालीन होता है। क्या होता है? दीर्घकालीन, ये लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है, ठीक है। दीर्घकालीन उपलब्ध करवाती है, लंबे समय के लिए पैसा को ये उपलब्ध कराती है, ऋण देती है, लोन देती है। भारतीय पूंजी बाजार मूल्यतः वित्तीय संस्था पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्था, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को संचालित किए जाते हैं भारतीय पूंजी बाजार से। मैंने आप लोग को बताया भारतीय मुद्रा बाजार में होता है अल्पकालीन समय के लिए, कम समय के लिए इसमें क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। लेकिन भारतीय पूंजी बाजार में क्या होता है? दीर्घकालीन होता है, इसमें लंबे समय के लिए पैसा दिया जाता है, जिससे राष्ट्र की विकास जो है
बढ़ चढ़कर हो, मतलब जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो गया, शिक्षण संस्था हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, इस सब में रोडे बनाने वाला पैसा लिया। रोड बनता है 6 महीना साल साल भर में, 2 साल लग जाता है। पुले बनाने वाला पैसा ले लिया, इससे किससे? भारतीय पूंजी बाजार से। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया ना। अब हम आपको समझाते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार जो है, भारतीय पूंजी बाजार ये जो है आप लोग का समझ में आया। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार दोनों समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो कहानी था इसका था, ठीक है। अब कहानी चलेगा राज्य स्तरीय का। दूसरा जो मैंने आप लोग को बताया है राज्य स्तर वित्तीय संस्था। बाबू मैं जो पढ़ा रहा हूं ना एकदम बेसिक से और एक एक चीज को कवर करके पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि उछल के यहाँ उछल के यहाँ, ठीक है। देखो पहले मैंने आप लोग को बताया वित्तीय संस्था के प्रकार बताया। तो वित्तीय संस्था 2 प्रकार का, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तर वित्तीय संस्था। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को लेके हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फिर से यहां आएंगे, राज्य स्तर वित्तीय संस्था को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं, ओके आइए। तो राज्य स्तर वित्तीय संस्था बिहार के संदर्भ में, क्योंकि ये बिहार बोर्ड की बुक है तो बिहार के ही संदर्भ में होगा। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं वित्तीय संस्था। राज्य में जो होते हैं 2 प्रकार के वित्तीय संस्था होते हैं, एक गैर संस्थागत, एक होता है संस्थागत। गैर संस्थागत और एक संस्थागत, ओके। आइए समझते हैं गैर संस्थागत। पहले देखो गैर संस्थागत राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक गैर संस्थागत एक संस्थागत। समझिएगा, गैर संस्थागत मतलब जो है सरकार के आधार पे नहीं होगा, इसका कोई नियम कानून नहीं होगा, इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य, ये जो होता है गैर संस्थागत होता है। यहाँ से पैसा तो मिलता है, महाजन से पैसा लेने जाइएगा तो आपको पैसा दे देगा, ठीक है, लेकिन उस पर क्या लेगा, ऋण जो जैसे लिए, कर्ज लिए, व्यापारी से लिए, रिश्तेदार से लिए, सेठ साहूकार से लिए, इसमें अधिक पैसा देना पड़ता और कोई नियम कानून नहीं होता कितने दिनों के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। इसमें भी अब जो क्या होने लगा, सेठ साहूकार या महाजन होते, इसमें जो है अगर आप लेने के लिए जाइएगा पैसा तो उसके बदले में वो लोग कहता है घर का पेपर लेके आओ, जमीन का पेपर लेके आओ, जमीन वाला पेपर लेके आओ। अगर 4 साल में, अगर 4 इयर्स में अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो ये जमीन हमारा हो जाएगा। तो ये भी अब इधर भी चलने लगा, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो गैर संस्थागत में क्या आ जाएगा, महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। तो ये ना आपसे पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। अब संस्थागत जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए नॉन नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है, नॉन नहीं होगा। सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इधर जो है संस्थागत में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इधर मैंने आपको जो है बाकी सभी चीज़ के बारे में समझा ही दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अगर फिर से हम रिवीजन करेंगे और टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ से चलते हम लोग के पहले ये तो आप लोग गैर संस्थागत समझ ही गए। गैर संस्थागत में क्या हो जाएगा, महाजन आ जाएगा, सेठ साहूकार आ जाएगा, सेठ साहूकार, रिश्तेदार आ जाएगा, ठीक है, रिश्तेदार आ जाएगा। ये इसमें जो है इसमें क्या आ जाएगा, संस्थागत में सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड एवं अन्य। तीन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, ओके। सहकारी बैंक जो होता है कोऑपरेटिव बैंक, इसी को बोला जाता है। हमारे राज्य में सहकारी बैंक त्रिस्तरीय व्यवस्था में है। सहकारी बैंक जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था में हमारे राज्य में। गाँव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां होता है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। और ये जो है राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पे कितना, 25 सहकारी बैंक होते हैं और राज्य स्तर पर 1 होता है। राज्य स्तर पे कितना होता है, 1 होता है, ओके। ये चीज समझ में आया। तो सहकारी बैंक जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सहकारी बैंक हमारे राज्य में, सहकारी बैंक जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था में है, 3 भाग में बटा हुआ है। गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है। और पूरे राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और जिला में
एक जिला में जो है 25, एक जिला में जो है 25 केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य में एक होता है। ओके, चलो भाई आगे हम आप लोग को समझाते हैं गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक साख सहकारी समितियां, ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, समझते हैं भाई। कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए दिया जाता है। प्राथमिक सहकारी समितियां जो है किसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, ऋण प्रोवाइड करता है, किसके लिए? कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। गांव या क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समितियां का निर्माण करती है। इसमें जो है प्राथमिक साख समितियां में क्या होता है, गांव के 20-25 लोग मिलकर एक साख समितियां का निर्माण करता है, उसी में पैसा जमा करता है और जिनको जरूरत पड़ता है वो अपनी निकाल लेता है। लेकिन अल्पकालीन, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन 1 वर्ष के लिए ऋण होता है। अगर परिस्थिति खराब हो जाए तो ये कितने दिनों का होगा, 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में 6842 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कार्यरत हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। आगे है भूमि विकास बैंक। बच्चों भूमि विकास बैंक जो है ये बैंक खोलने का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सके। ऋण मतलब पैसा दे सके, ऋण मतलब कर्जा दे सके, ठीक है, करने के लिए, ताकि भूमि का विकास हो, भूमि का विकास हो। इसमें जमीन का बंधक रखना पड़ता है, ठीक है। ये जो होता है भूमि विकास बैंक, ये क्या करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं उसके जमीन के कागजात वगैरह रख लेते हैं और कागजात रखने के बाद उनको पैसा दे देते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं। और समय पे पैसा नहीं देने के बाद क्या करते हैं, ये जो होता है 15 से 20 साल के लिए ऋण देता है। 15 से 20 साल एक लंबा समय हो गया, और उतना में भी अगर समय 15 से 20 साल में अगर पैसा किसान नहीं लौटा पाया तो जमीन जो है बंधक जो रखा है वो सरकारी हो जाता है, ठीक है। इसमें ऋण में किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान, कृषि में अस्थायी सुधार के लिए ऋण दिया जाता है। तो भूमि विकास बैंक, आई होप ये समझ में आ गया होगा, किसानों के लिए है। अधिक समय के लिए भूमि विकास बैंक जो है किसानों को ऋण देती है, और ऋण के बदले उसने क्या लेता है, जमीन को बंधक रखना पड़ता है। कितने दिनों के लिए भूमि विकास बैंक जो है ऋण देता है, तो 15 से 20 साल के लिए ऋण देता है। ये चीज क्लियर हो गया। आइए व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक किसको कहते हैं, उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देना जैसे सेवाएं प्रदान करती है। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, जिसे कॉमर्शियल बैंक भी हो गया, इसी को कहते हैं। समझे, व्यावसायिक बैंक में क्या होता है, समझिए, बहुत सारे बैंक हैं। उन बैंकों को कहते हैं जिसमें धन जमा करना, व्यवसाय के लिए ऋण देना जैसी सेवाएं प्रदान करती है, इसे वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोग जो है, जो व्यापारी वगैरह होता है, आजकल देखिएगा एगो मोबाइल इतना बड़ा टैब लेके घूमेगा, ठीक है। जो दुकानदार वगैरह होगा वो 500 रुपया डेली उसमें जमा करेगा, 500 रुपया जो कमाया वो जमा करेगा। बहुत अच्छा सिस्टम है कि भाई ऐसे दुकान वगैरह खोलोगे तो पता नहीं चलता कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना गमा रहे हैं। लेकिन अगर 500 रुपया या 200 रुपया अगर आप लोग जमा करते हैं तो उससे क्या होता है कि बेनिफिट हो जाता है, महीने का पता चल जाता है हम इतना सेविंग कर रहे हैं। नहीं तो एक आदमी का कम से कम रोज कितना होना चाहिए, 500 रुपया होना चाहिए। अगर वो 500 रुपया पर डे अपने दुकान से निकाल के देता है तो उसका बचत हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी दुकान का तो चलते रहता है। तो ये सब जो है क्या हो जाता है, व्यावसायिक बैंक हो जाता है। और जब जरूरत पड़ जाए तो इससे जो है ये जो डेली जमा करता है, जब जरूरत पड़ जाएगा तो व्यापारी को जो है अच्छा लोन भी मिल जाता है। तो व्यावसायिक बैंक में ये फायदा होता है। अब देखो 5वां देख लेते हैं हम लोग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बिहार राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया था। देश में अभी तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापना कब हुआ था? 1975 में, याद रखना है, ठीक है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं सीमांत एवं छोटे क्षेत्र के लिए होता है, जहां छोटा किसान है, छोटा किसान 2-4 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, कारीगर है, जहाँ पे कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं जिसकी दैनिक स्थिति सही नहीं होती है, कमज़ोर हो गया, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था। और कब खोला गया था? 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। और देश में अभी तक जो है 196 ग्रामीण बैंक कार्यरत है, ठीक है। अभी बढ़ गया होगा, ये जो डाटा है 2011 का ही है, ठीक है, क्योंकि आपका बुक के अनुसार ही हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है, बुक के अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और बुक कब है? 2011 का, अभी बढ़ गया होगा, ओके। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समझ गए, छोटे इलाका, गरीब मजदूर वगैरह के लिए जो है ग्रामीण बैंक होता है। कब खोला गया है? 1975 में। और 1975 के ही साल में ही क्या खोला गया? एक बिहार में भी बैंक खोला गया, उसी बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। अब आ जाते हैं नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है? यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाएं, व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्त की सुविधा प्रदान करती है, जो पुनः किसानों की सुविधा प्रदान करती है। एक होता है नाबार्ड, ठीक है, समझिएगा, नाबार्ड समझिएगा। नाबार्ड जो है, इससे पहले आपको हम बताए थे, जो सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय बैंक, ठीक है, सरकारी संस्थाओं, ठीक है, और व्यावसायिक बैंक और तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये सभी बैंक जो है, ये जो है इसको क्या करता है? वित्त प्रदान करता है। इसी के अंदर, नाबार्ड के अंदर ये तीनों बैंक जो है काम करते हैं, ठीक है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्त की सुविधा, रुपये पैसे की जो सुविधा है प्रदान करती है, जो किसानों के लिए सुविधा प्रदान करती है, ये नाबार्ड, ठीक है, ओके। अगर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो बता दीजिएगा कि यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाएं और व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त सुविधा देने के प्रदान करती है, ठीक है। आ जाओ भाई, व्यावसायिक बैंक। अब देखो, व्यावसायिक बैंक हम लोग समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है भाई, समझते चलेंगे। चलो भाई, चलो हम लोग क्या समझेंगे? व्यावसायिक बैंक, ठीक है। व्यावसायिक बैंक प्रमुख कार्य उल्लेखनीय। देखो, व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है किस प्रकार से है? जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना, तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। व्यावसायिक बैंक जिसे वाणिज्यिक बैंक बोला जाता है, जिसे कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है, जो मैंने पहले बताया। केंद्रीय बैंक के बाहर, केंद्रीय बैंक जो है आपका, जो केंद्रीय बैंक कौन सा हो गया? आरबीआई हो गया, आरबीआई आपका केंद्रीय बैंक हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो भी बैंक है वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्य बैंक है, ठीक है, जिसे वाणिज्यिक को ही क्या बोला जाता है? या व्यावसायिक बैंक बोला जाता है, ठीक है, व्यावसायिक बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो ये सभी बैंक जो है किस प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य। हालांकि यहाँ पे आपको ये जमा राशि का स्वीकार करना, ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो ये जो है बाबू एक लंबा टॉपिक है। क्या है?
ये जो है आपका ये एक लंबा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जमा राशि स्वीकार करना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऋण प्रदान करना, इसके बारे में अलग पढ़ेंगे। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य क्या होता है, एजेंसी संबंधी कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, और सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, और एजेंसी संबंधी कार्य करना। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले जमा राशि स्वीकार करना समझिए। जो व्यावसायिक बैंक है प्रायः 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करता है। एक हो गया अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। अगर पूछेगा जमा राशि, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा जमा राशि स्वीकार करना कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे 4 प्रकार का। अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिक्वायरिंग डिपॉजिट। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले समझिए अस्थाई जमा किसको कहते हैं, चालू जमा किसको कहते हैं, संचयी जमा किसको कहते हैं, आवर्ती जमा किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें अस्थाई जमा समझ लीजिए, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं ना, किसी चीज़ के लिए फिक्स करने दो पैसा के लिए, क्या कहते हैं, फिक्स कर दो। बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो वो जो है लोन जो है, बैंक जो है आपको पैसा में जो है आपको इंटरेस्ट बढ़ाते जाता है, पैसा देते रहता है। जितना दिन के लिए दीजिएगा तो वो पैसा और भी बढ़ जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो अस्थाई जमा खाते में रुपया का एक निश्चित अवधि 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। इस निश्चित अवधि के अंदर साधारणतः यह रकम नहीं निकाली जा सकती है, और इस प्रकार की जमा का सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि बैंक आकर्षक ब्याज भी देता है। बैंक क्या देता है, आकर्षक ब्याज भी देता है। अस्थाई समझ गए। अब देखिए चालू जमा किसको कहते हैं, करंट डिपॉजिट। चालू जमा खाता में रुपया जमा करने वाले आदमी जो होते हैं इच्छा अनुसार रुपया जमा करते हैं अथवा निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। सामान्यतः इस प्रकार जमा व्यापारियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछेगा ना, फिक्स डिपॉजिट कर देना है तो फिक्स कर दीजिएगा, तो पैसा आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर चालू जमा करेंट डिपॉजिट वाला अकाउंट खुलाते हैं, तो करेंट डिपॉजिट वाला में क्या होगा, जब मर्जी पैसा जमा कीजिए, जब मर्जी निकाल लीजिए। अब होता है संचयी जमा, सेविंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाले जब चाहे जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित होता है, समय पे भी होता है, वह भी निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो मैंने आपको जो पहले बताया अस्थाई जमा में क्या होता है, आप इसके लिए फिक्स कर दीजिए कि नहीं निकालना है 5 साल के लिए, तो आप फिक्स कर दीजिए, उतना दिन के बाद ही निकाल सकते हैं, बीच में नहीं निकलेगा। उसके बाद चालू जमा, जब मर्जी निकालिए, जब मर्जी डालिए पैसा। अब आता है संचयी जमा। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के खाते में जमा करने वाला जब चाहे तो जमा कर सकता है। उसमें अस्थाई जमा में एक ही बार आप 5 साल के लिए फिक्स कर दीजिए, जब चाहे इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन निकालने के लिए आपको बहुत तरह का पापड़ बेलना पड़ेगा, तब जाके निकल सकता है। ठीक है, इसमें चेक की भी सुविधा होती है। नेक्स्ट आता है आवर्ती जमा। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है, और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। जो मैंने आवर्ती रिक्वायरिंग डिपॉजिट जो होता है, जो मैंने आपको बताया कि डेली जो आता है अकाउंट में पैसा डालता है, आके मोबाइल वाला तो वो लेगा, डाल के आराम से देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखे, कौन कौन बच्चा देखें कमेंट करके बताना, अक्सर देखें। ठीक है, आ जाओ भाई आगे देख लेते हैं। ऋण प्रदान करना दूसरा मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। आ जाइए भाई यहाँ पे। जमा स्वीकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बताया। पहला मैंने आपको बताया अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। अब देखो यहाँ पे आता है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना, ये देखो यहाँ पे आ जाओ भाई। पहले ऋण प्रदान करना समझ लो आप लोग। ऋण प्रदान करना व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य होता है लोगों को ऋण प्रदान करना, और बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से
एक निश्चित राशि रकम कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से बैंक जो है ऋण प्रदान करती है। अब ऋण जो है, ऋण के प्रकार देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं ऋण का। प्रकार कितना? 5 प्रकार का। एक होता है अभियाचित, ठीक है, अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण। दूसरा हो गया नगद साख, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, विनिमय बिलों का भुनान, ठीक है, ऋण एवं अग्रणी। ठीक है, ये सब है 5 प्रकार के। सबके बारे में हम समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण। इसमें क्या होता है? इस प्रकार का ऋण अति अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, मतलब एक दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए लिया जाता है या केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। मुद्रा बाजार की संस्थाएं साधारणतः इस प्रकार की ऋण की मांग करती है। मुद्रा बाजार जो है होता है कि 1 दिन या 1 सप्ताह के लिए पैसा लेता है और उसे रिटर्न कर देता है। ओके, तो ये हो गया आपका अभियंता अल्पकालिक। अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए, बहुत ही अल्पकालिक ऋण इसे ही कहा जाता है। 1 से 7 दिन के लिए होता है। नगद कैश, नगद साख में जमीन, दुकान, मकान, सोना, चांदी बैंक में जमा करना पड़ता है। उसके बदले में क्या देता है? बैंक पैसा देता है। ठीक है, अगर आपको कोई लोन लेना है तो जमीन का कागज, दुकान का कागज या सोना चांदी किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पे जमा कीजिए उसका पेपर, तब जाके आपको नगद साख मतलब नगद लेगा, उसके बाद पैसा देगा। कैश क्रेडिट, क्या कहते हैं उसको? कैश क्रेडिट। नेक्स्ट आता है अधिविकर्षण। इसमें क्या होता है? खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा होती है। देता है आपके खाता में 50 लाख रुपये, 50,000 रुपया है। ठीक है, आप जो है 1 लाख रुपया जो है 1 लाख रुपया जो है निकाल सकते हैं। क्या लाख लिखे हैं जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख गिनने की आदत है अभी। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है 1 लाख में 5 जीरो होता है, लेकिन तब फिर भी गिन लिए। चलो भाई 50,000 रुपया अगर आपके अकाउंट में, खाता में कितना भाई? 50,000 रुपया निकाल सकते हैं आप लोग। कितना? 1 लाख रुपया। ये क्या होता है? बैंक द्वारा एक लिमिट देता है। ठीक है, लिमिट देता है और ये लिमिट जो है ऋण में कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है और अधिविकर्ष की सुविधा उसे ही अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। बैंक अपने ग्राहक से उचित जमानत भी लेते हैं, मतलब कागजात वगैरह भी लेते हैं। साथ ही इस प्रकार का ऋण बैंक सूद भी अधिक लेता है। इसमें क्या होता है? सूद भी जो है अधिक लेता है। हालांकि अभी आप लोग को पता नहीं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अमेजोन पे हमको दिया है, मान लिया जाए 50,000 रुपया, समझे? अमेजोन पे 50,000 रुपया का हम शॉपिंग कर सकते हैं 1 माह के लिए। 1 माह के लिए हमको दिया है, 1 महीना के लिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ फ़ायदा है, अगर पैसा नहीं है तो ले लिए कुछ हो, और अगला महीना में हमें 5 तारीख तक में पे करना पड़ता है। ठीक है, पे करना पड़ता है। अगर हम 5 तारीख को नहीं पे किए, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो जो है चार्ज जो है इसका अधिक होगा। ओके, ये चीज़ें होता है। लेकिन ये अधिविकर्ष में क्या होता है? ओवरड्राफ्ट में पैसा आपके खाता में 50,000 रुपया, तो आप 1 लाख रुपया अगर निकाल लेते हैं, एक क्रेडिट दिया जाता है कि भाई आपको इतना रुपया निकाल सकते हैं, नहीं भी रहेगा खाता में। तो उसमें क्या होता है? कुछ कागजात भी लेते हैं और आपसे अधिक सूद भी लिया जाता है, पैसा भी। ओ माय गॉड, अरे भाई इधर मेरा पेन गिर गया, सॉरी फॉर दिस। चलो हम थोड़े से पानी पी लेते हैं। ऋण एवं अग्रामी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ग्राहक पहले मकान, दुकान, कार एवं निश्चित समय के लिए ऋण दिया जाता है। इसमें सूद भी अधिक होता है। अगर किसी वजह से ऋण जमा नहीं कर पाते तो बैंक का अधिकार दिए गए संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसमें होता है ऋण एवं अग्रामी। इसमें मकान, दुकान, कार एवं कोई भी चीज़ आपको लिया जाता है बैंक से, पेपर वगैरह, तो उसमें अगर आप उससे सूद लेते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन होता है ना,
शॉप लोन, ये सब अगर लोन लेते हैं तो इसमें क्या होता है, पहले तो आपसे ले ही लिया कागज पत्र, जैसे आप कर्ज को नहीं चुका पाए तो आपका वो जो है बैंक का अधिकार हो जाएगा उस प्रॉपर्टी पे, उस संपत्ति पे। ओके, क्लियर हुआ। अच्छा भाई, तीसरा जो आप लोग का है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्य पर संपन्न करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता एवं संबंधी कार्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक जो है ये चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, जो आपका तीसरा हो गया, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे लिखाया था। चलो भाई, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, यहाँ ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत आसान है, आराम से हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत हुआ जी कमेंट करिएगा आप लोग तो। चलो, इसमें क्या होता है, ग्राहक बैंक जो है ग्राहक को यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करता है, लॉकर की सुविधा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा, व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण करना। अब यहाँ पे देखिए, यात्री चेक क्या होता है, लॉकर की सुविधा क्या होता है, एटीएम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। यात्री चेक, ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक भी जारी करते हैं, जिसकी सहायता से व्यापारी जो है, कोई भी लोग जो है विदेश में भी माल उधार खरीदता और वस्तुओं के सेवाओं के विनिमय एवं आदान प्रदान में भी सहायता करते। कौन? यात्री चेक। यात्री चेक जिसके पास होगा तो विदेश में भी जो है माल जो है खरीद ले सकते हैं उधार, और वो यात्री चेक भर के विदेशी लोग को दे दिया जाता है। यात्री चेक जो है आराम से बन जाते हैं किसी भी देश में। आइए, लॉकर की सुविधा, बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करते हैं जिनमें लोग अपना सोना, चांदी, जेवर, अन्य आवश्यक कागजात पत्र सुरक्षित कर सकते हैं। इसका वार्षिक किराया बहुत कम होता है। अगर आपके घर में चोरी होने का डर है, या कार को आप जो है कार को भी लगा सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसका किराया भी बहुत कम होता है। सोना, चांदी या ज़रूरत कागजात अगर नहीं संभल रहा, जो गरीब आदमी है वो जाके कहाँ कर रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं, और इसका वार्षिक किराया क्या होता है, बहुत कम होता है। बैंक में लॉकर्स भी है। ठीक है, एटीएम के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, डालो पैसा निकालो। आधुनिक समय में बैंक अपने खाते धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा के रूप में एटीएम सेवा दे रही है, हालांकि आप लोग के पास होगा। ठीक है, आ जाओ। अब लास्ट जो है आप लोग का स्वयं सहायता। चलो, स्वयं सहायता समूह, ये आपका अंतिम है। ठीक है, ये आपका अंतिम रहा, और इसके बाद आप लोग का अध्याय खत्म। स्वयं सहायता समूह, यह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांव के विकास में अपना योगदान करते हैं। इसमें अधिकांश जो है अधिकांश कौन होती है, महिला होती है। कौन होती है, महिलाएं होती है। तो स्वयं सहायता समूह, स्वयं सेल्फ, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, यह ग्रामीण क्षेत्र में होता है। 15 से 20 आदमी मिलकर एक समूह बनाता है। ठीक है, एक ग्रुप बनाता है जो बैंक से लोन लेता है, ऋण लेता है, लघु ऋण, जो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करता है, और उसके बाद उसे ऋण जो है रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर महिला होती है। वही 10-20 रुपये वाला जो है, ठीक है, 10 टकिया 20 टकिया जो चलता है, जमा करता है सप्ताह महिला लोग। ओके, तो मुझे पता था। और लास्ट में आप लोग को थैंक यू यहाँ तक आपको देखने के लिए। ठीक है, तो भैया ये जो है अध्याय आप लोग का समाप्त हो गया एकदम ज़बरदस्त तरीका से, 1 घंटा में से निकल गए। ओके, अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोग का, वो आएगा इसी अध्याय का प्रश्न उत्तर का। जो भी चीज़ें होगी छोटी बड़ी चीज़ें, वो हम लोग उसमें कवर कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये काम नहीं करता, अच्छा ये नहीं काम करता, तेरे मेरे हों। चलो, ये अध्याय जो था बच्चा, चौथा अध्याय आप लोग का कंप्लीट हो चुका। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। और हाँ भाई, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, तो ये काम है ना, आप लोग कर लेना। ठीक है, मिलते एक नए वीडियो को लेके। और हाँ, पढ़ाएं कैसे ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो पता है हर चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।